नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज 43वीं सुपर टेट की श्रृंखला है और इस श्रृंखला के साथ आइए बनिए। और आप सबको उम्मीदें होंगी और एक आशा भरी नज़रों से मैं भी देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको प्रैक्टिस कराई जाए और आप सब जो है अपने उद्देश्य में सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सब भी शुरू करते हैं, ठीक ना। तो आपको वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, ये सारे प्रश्न आप सब बड़े आसानी से जानते हैं और बहुत बातें भी जानते हैं, ठीक ना। गलतियां आते हुए प्रश्न जब गलती होती है तो यही हमें परीक्षा से बाहर कर दे। इन्हीं को गलती नहीं करना है, इन्हीं को हमको रिपीट करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। मुगल चित्रकला किसके काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी, तो आप कई बातें लिख सकते हैं। मुगल कला का यदि बातें देखा जाए तो मुगल कला का आधार जो है चित्रकला किसके समय में आया, तो चित्रकला प्रारंभ हुआ किसके समय में, हुमायूं के समय में। और आपको जो है अकबर के शासन काल में, जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग, ये स्वर्ण युग के नाम से आपको जो है जाना जाता है। वहीं पे आप कह सकते हैं अकबर के काल में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश हुआ। भारतीय चित्रकला में यूरोपीय चित्रकारों यूरोपियन चित्रकला का प्रवेश, ठीक ना। चित्रकला का प्रवेश, कला का प्रवेश हुआ, ये प्रमुख बातें हुई, ठीक ना। ये आपको ये प्रमुख बातें और किसके समय में पराकाष्ठा पर थे, तो जहांगीर के समय में आपको पराकाष्ठा पर थी। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जो थे, ये दो बड़े ही उस समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर पक्षियों के चित्रकार और अबुल हसन जो थे व्यक्तिक चित्र के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, नरसिंह वर्मन या मंगलसा कौन सा चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है, तब आप जवाब दीजिएगा। चालुक्य वंश का संस्थापक जो है पुलकेशिन द्वितीय जो था, ये चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है। जबकि आपको पुलकेशिन प्रथम को, पुलकेशिन द्वितीय को चालुक्य वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता है। चालुक्य वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता है, श्रेष्ठ शासक कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आपको जो है कि एक महान विद्वान निवास करते थे, जिसे हम लोग जो है रवि कीर्ति के नाम से जानते हैं। रवि कीर्ति, ठीक ना। रवि कीर्ति जो है ये उस समय के महान विद्वान थे और इन्हीं के द्वारा आपको जो है एरण अभिलेख लिखा गया है। और इसे एहोल अभिलेख है बच्चा, एरन नहीं, ये एहोल अभिलेख, ठीक ना। एहोल अभिलेख आपको लिखा गया है। एहोल अभिलेख में ही रवि कीर्ति की तुलना जो है ये भारवी और कालिदास से की गई है। साथ ही साथ आपको एहोल अभिलेख से ही यह जानकारी प्राप्त होती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था, जो कि उस समय उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक हर्षवर्धन को माना जाता है। साथ साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि नरसिंह वर्मन के द्वारा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया जाता है और युद्ध भूमि में ही आपको जो है मारा जाता है। ये प्रमुख बातें रही। ये मंगलसा नहीं है, मंगलेश है, ठीक ना। मंगलेश जो कि पुलकेशिन द्वितीय का चाचा था, ठीक ना, ये चाचा था मंगलेश। नेक्स्ट देखिए, नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे, सौत्राणिक, वैभाषिक, माध्यमिक या योगाचारवाद, तब बताएगा। नागा अर्जुन जो है ये आपको माध्यमिकावाद के आपको जो है संप्रदाय से संबंधित है। महात्मा ये बौद्ध धर्म के माध्यमिका जो है वाद से संप्रदाय से संबंधित है। नागा अर्जुन को जो है कि इन्हें आपको जो है विज्ञानवाद का जनक भी कहते हैं, विज्ञानवाद का जनक भी कहा जाता है। नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन।
आइंस्टीन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और तो और इन्हीं के द्वारा माध्यमिका सूत्र नामक ग्रंथ के रचना भी आपको नागार्जुन के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है, आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये सारी चीजें हैं। तो चलिए ये महत्वपूर्ण बातें आपके लिए रहा। नेक्स्ट देखिए, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराचंद बंदोपाध्याय, शरद चंद्र या रविंद्रनाथ टैगोर? तो वंदे मातरम गीत जो है ये आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आपको लिखा गया है। और ये सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में यह पहली बार गाया गया। ये आपको जो है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। कहां से? आनंद मठ से लिया गया है, ठीक ना। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू आपको ढेर सारे, ठीक ना। तो ये आपको जो है कलकत्ता में इस समय अधिवेशन किसने किया था? तो आपको जो है कि रहीमतुल्लाह सयानी जो है सयानी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसी समय गाया गया था। जबकि आपको जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया, गीत के रूप में आपको अपनाया गया, ठीक ना। ये आपको, जबकि राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गान को किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय गान को लिखा गया, ठीक ना। राष्ट्रीय गान ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे और इसे भी कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे भी आपको जो है राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। तो ये प्रमुख बातें रही। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे दूषित देश कौन सा है? जापान है, नेपाल है, इराक है या बांग्लादेश है? तो वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे दूषित देश जो है ये आपको बांग्लादेश है, ठीक ना। बांग्लादेश विश्व का सबसे दूषित देश के रूप में है, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये आपको अभी ऑर्डर करें अपने नजदीकी बुक स्टॉल से और शानदार तरीके से आप इसे जो है कि परचेज कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब व्याख्या के साथ लिखा गया है, ठीक ना। और इसमें आपको मैं, नितिन सर और उमेश सर के द्वारा मैथ गजब का लिखा गया है, रीजनिंग गजब की लिखी गई है। एक बार जरूर पढ़िए और आप सब अपने भविष्य का निर्माण करिए, ठीक ना। यही शुभकामनाएं आपको दे सकता हूं, ठीक ना। तो चलिए, हाल ही में किस राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है? ये आपको कौन सा राज्य है जो नवीनीकृत ऊर्जा को मंजूरी दिया है? तो ये भी आपको करंट से संबंधित है। मैं हर एक टेस्ट में आप देख रहे होंगे कि पर डे जो पढ़ा रहा हूं इसमें आपको करंट जरूर शामिल करता हूं। करंट इसलिए शामिल करता हूं बच्चा कि करंट की भूमिका सुपर टेट में सबसे अधिक है। लगभग पिछले पेपर में देखोगे आप तो 30 से 35 क्वेश्चन जो है ये करंट का रोल था, ठीक ना। और 30-35 मार्क्स जो होते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक एक नंबर से आगे पीछे लोग होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे नवीनीकरण ऊर्जा नीति जो है कर्नाटक राज्य के द्वारा नवीनीकृत ऊर्जा नीति को अपनाया गया है। किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य के द्वारा आपको नवीनीकृत ऊर्जा नीति को अपनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा, हाल ही में किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया गया है? लद्दाख में, मणिपुर में, पुदुचेरी में या आपको राजस्थान में? ये भी आपको करंट से संबंधित है। जल्दी से इस प्रश्न का भी आप जवाब दीजिए। गणगौर उत्सव कहाँ मनाया गया है, ठीक। गणगौर उत्सव जो है राजस्थान में मनाया
गया है। एकदम शानदार तरीके से आप सब फटाफट जवाब दे रहे हैं, इससे दिल भी प्रसन्न, मन भी प्रसन्न आदमी का, और आप सबका रिवीजन इसी बहाने जितना ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और एक अंग्रेजी में कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास से आदमी को पूर्ण बनाता है। और हिंदी में बड़े अच्छे शायद रहीम दास जी कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़िमति होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। यानी रस्सी जैसी कोमल चीज भी पत्थर को काट देती है, निशान बना देती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं जो हम सब न कर पाए, ठीक ना। तो आइए अगले प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। हाल ही में प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा किसने की? तो प्रकृति हरित पहल जो है ये आपको शुभारंभ आपको किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव के द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, या गिरिराज सिंह के द्वारा, या माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा यह शुरू किया गया। और ये भूपेंद्र यादव हैं क्या? तो केंद्रीय आपको पर्यावरण और आपको जो है मंत्री हैं, ये इन्हीं के द्वारा जो है कि यह शुभारंभ किया गया, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए। हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया? ये सरहुल महोत्सव जो है, ये सरहुल जो है कि बिहार के, झारखंड का ये सरहुल महोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और बड़े ही ग्रीष्म काल में आपको बसंत पंचमी के आसपास में ये जो ये बसंत पंचमी मत कहिए, होली के आसपास में यह त्योहार संथालों के द्वारा मनाया जाता है। और संथाली नहीं, आदिवासियों के द्वारा कहिए बड़े ही उत्सव से ये झारखंड राज्य का प्रमुख त्योहार भी माना जाता है। कहाँ का? झारखंड राज्य का ये प्रमुख त्योहार है। और खासकर ये त्योहार जो है छोटा नागपुर के पठार पर, छोटा नागपुर के पठार पर ये बड़े ही धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, एनटीपीसी ने किसके साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन आपको को पाइपलाइन प्रकृति गैस मिलाने का समझौता किया है? तो एनटीपीएल के द्वारा, सीएनजी के द्वारा, सीजीएल के द्वारा, या ओएनजीसी के लिए? तब बताइएगा कि जीजीएल जो है इसी के लिए आपको ये समझौता हुआ है। किसके लिए? तो जीजीएल, ये महत्वपूर्ण बातें आपको जीजीएल के लिए हुआ है, ठीक। जीजीएल का अर्थ है कि गुजरात गैस लाइन, इसका पूरा फुल फॉर्म है। और ये भारत में आपको जो है ऊर्जा के रूप में काफी सहयोग तेजी से बढ़ता उभरता हुआ आपको संस्थान है। हिंदी इंडिविजुअल जबरदस्त तरीके से आपको दिया गया है और नितिन सर ने शानदार पढ़ाया, ठीक ना। आप जरूर परचेज करिए और आप अपने सुनहरे भविष्य में इसे सहायक मानिए और निर्माण में इसे महत्वपूर्ण मानिए। हाल ही में माधोपुर घेड़े मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो माधोपुर घेड़ मेले का आयोजन जो है बच्चा, ये आपको कहाँ किया गया? तब बताइएगा कि इसका आयोजन गुजरात में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, या लद्दाख में। एक दो मेला आपको सांस्कृतिक चीजें हैं, ये करंट का भी है और वैसे किताबों में भी मिलेगा। तो ये आपको कहाँ आयोजित किया गया? माधोपुर घेड़ मेला। तो ये गुजरात में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे? गुजरात में आपको इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न में। भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसे IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है, और ये बंगाल में है, ठीक ना, बेंगलुरु में है, कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसके विशेषज्ञों ने किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की? गंगा में, नर्मदा में, कावेरी में, या ब्रह्मपुत्र में? तब बताइएगा कि कावेरी नदी में माइक्रोप्लास्टिक की खोज जो है की गई। कहाँ पे? कावेरी नदी में ये माइक्रोप्लास्टिक की खोज की गई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस स्थान पर कई जो है कि महापाषाण काल के पत्थर के घड़ों के प्रमाण मिले हैं? असम में, कर्नाटक में, लद्दाख में, या मध्य प्रदेश में? तो असम में। आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे प्रश्न हैं जो 2-3 बार से आपको रिपीटेड हो रहे होंगे। तो रिपीटेड इसलिए मैं करा रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा लर्न हो सके, क्योंकि एक बार करंट पढ़ने पर याद नहीं होता, ठीक है ना। जब बार बार आपके मन मस्तिष्क से गुजरेगा तो जाहिर सी बात है कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ये बात भी याद रखिए। आप बचपन में पढ़ने जाते होंगे,
गुरुजी रोज पहाड़ा पढ़ाते होंगे दुई का, फिर भी अभी तक दुई का पहाड़ा सही से नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो ये आपको गुरुजी क्यों कराते थे? क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग शिक्षा का वो एक शानदार कि जब तक लर्न करेंगे चीजों को सीखेंगे, सीखकर आपको जो करके सीखना, जब आप करेंगे तो सीखेंगे, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको आएगी, ठीक ना। ये गांधी का मूलभूत शिक्षा का बुनियादी शिक्षा का यही आधार है कि लर्निंग बाय डूइंग, ठीक ना। लर्निंग बाय डूइंग गांधी के बुनियादी शिक्षा का आधार माना जाता है। लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार हेतु किस योजना का चयन किया गया है? अब यहां से प्रश्न करंट का चेंज आपको मिल गया, आपको चेंज मिल गया होगा, ठीक ना। तो किसे दिया गया है? अटल पेंशन योजना को, या आपको जो है कि आयुष्मान भारत को, या आपको अंत्योदय योजना को, या उड़ान योजना को? तो ये पीएम पुरस्कार हेतु चयनित योजना जो है उड़ान योजना है, ठीक है ना। उड़ान योजना आपको जो है यही आपको चुना गया है, ठीक। तो चलिए ये अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये करंट बस वन लाइनर आप सब रटते चलिए, वन लाइनर देखते चलिए, आप अपनी परीक्षा को सफल बनाते चलिए। अजंता की सर्वप्रथम बने प्रतिलिपि कहाँ प्रदर्शित हुई? ये अजंता की प्रतिलिपि जहांगीरी आर्ट गैलरी मुंबई में, या भारत कला भवन वाराणसी में, क्रिस्टल पैलेस लंदन में, या इनमें से कोई नहीं? तब आप प्रश्न का जवाब क्या देंगे? जहांगीरी कला का प्रदर्शन आपको जो है प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? तो क्रिस्टल पैलेस लंदन में आपको जो है जहांगीरी आपको जो है कि अजंता के प्रतिलिपियां प्रदर्शित हुई। ये अजंता की प्रतिलिपियां, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ठीक ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में है। और यहाँ से आपको जो महत्वपूर्ण बातों में यदि आप आओगे तो यहाँ आप देखना कि अजंता की गुफा से कई महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो ये हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों संप्रदाय से संबंधित यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल भी मिलता है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है, और 16 में मरणासन्न राजकुमारी की चित्र यहाँ पे अंकित है, ठीक ना। यूपी SSS से वीडियो शानदार श्रृंखला आप सबके द्वारा इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ सुपर टेट की भी श्रृंखला आप सबके लिए शुरू की गई है। इसे आप सब अपने सुनहरे भविष्य के लिए संचित रखिए, और यह काफी आप सबको फायदेमंद भी होगा। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है गणेश जी, शिव पार्वती, शिवलिंग, या आपको जो है पार्वती किसके मध्य आपको जो है कैलाश मंदिर स्थापित है? तब बताइएगा शिव और पार्वती के मध्य स्थापित है कैलाश मंदिर, ठीक ना। और ये कैलाश मंदिर कई है। एलोरा का कैलाश मंदिर है आपको जो है कि दक्षिण भारत में आपको जो है कैलाश मंदिर है। तो अलग अलग द्वारा ये यदि कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, खजुराहो में कैलाश मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक ना। तो ये कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर यदि बात किया जाए तो एलोरा के कैलाश मंदिर का, एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक ना, कैलाश मंदिर, तो इसका निर्माण जो है ये आपको राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया, कृष्ण प्रथम के द्वारा आपको कराया गया। ये बातें भी याद रखे रहिए, ठीक ना। तो कैलाश मंदिर की मध्य शिव और पार्वती के आपको जो है कि स्थापना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती जिन्हें हम शक्ति स्वरूपा के नाम से जानते हैं। यहीं पे आपको जो है कि पहली बार जो है नर और नारायण के रूप में, नर और नारायण, या ऐसे कहो हरिहर, हरिहर, यहाँ पे कुछ बातें बता दे रहे हैं। हरिहर की पूजा सर्वप्रथम जो है ये आपको कब हुई? तो गुप्त काल में प्रारंभ हुई, गुप्त काल में आपको प्रारंभ हुई, ठीक ना। गुप्त काल में ही एक और पूजा हुई जिसे हम आपको अर्धनारीश्वर बोलते हैं, ठीक ना, अर्धनारीश्वर,
आपको अर्धनारीश्वर की पूजा भी गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई। ये बातें भी आप सब जानते रहिए। हरि का मतलब भगवान विष्णु और हर का मतलब हर हर महादेव, ये दोनों की पूजा। और अर्धनारीश्वर में आधा शिव आधा माता पार्वती, इसकी भी पूजा आपको गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई। ये दोनों बातें आप सबके लिए। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसने दिया? यह विचार जयशंकर प्रसाद ने दिया, फ्रायड ने दिया, या आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया, या क्रोची के द्वारा दिया गया? तो कला में मनुष्य जो है ये अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। लगभग 70 वर्ष के आयु में 72 वर्ष किताबों में लिखा है कि इनकी कला एकाएक जागृत हुई और चित्रकला में इन्होंने अपना प्रदर्शन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर महान भारत के विभूति और दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो दो देशों के राष्ट्रगान को लिखे हैं। बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान माननीय आपको जो है कि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, साथ ही साथ आपको जो है भारत का भी राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। इतना ही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चिंतक भी थे और ये कहीं न कहीं पश्चिम के चीजों को अपनाने में इनका जो था ये अभिरुचि भी थी। इसी कारण इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान में और असहयोग आंदोलन के दौरान में विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने की निंदा की थी और इसे निष्ठुर बर्बादी कहकर संबोधित किया था। 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया और ये पहले एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में ढेर सारी बातें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा शब्द की उपाधि दी और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि से भी संबोधित किया। नेक्स्ट देखिए, आप इन दो रंगों का मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे। तो काला रंग जो है लाल और नीला से, हरा और लाल से, भूरा और आपको जो है कि नीला से, या भूरा या हरा से, तो भूरा और नीला ये दोनों मिला देंगे तो काला रंग बन जाएगा। भूरा और नीला जो है ये काला रंग बन जाएगा। ये आपको जो है द्वितीयक रंगों के श्रेणी में आते हैं। ठीक, जयपुर शैली सर्वाधिक प्रभाव किसका है? जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव आपको किसका देखने को मिलता है? तो जयपुर शैली में कंपनी का, तो कंपनी शैली जो है ये आपको पटना की है और बिहार की है। बंगाल का या मुगल का या पहाड़ी का, तो जयपुर शैली पर सबसे अधिक प्रभाव मुगलों का देखने को मिलता है। किसका? मुगलों का देखने को मिलता है। जयपुर में, राजस्थान में कई शैलियां हैं, जैसे बूंदी आपको शैली, आपको जयपुर शैली, ये कई महत्वपूर्ण शैलियां राजस्थान में हैं। लेकिन जयपुर शैली पर सबसे अधिक प्रभाव मुगलों का देखने को मिलता है, यानी मुगल कालीन आपको प्रभाव जयपुर शैली पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? सबसे प्राचीनतम कृति भागवत पुराण, भ्रमर गीत, या आपको जो है सुपासनाचार्यम, या इनमें से कोई नहीं। तब आप जवाब दीजिएगा कि इसमें सुपासनाचार्यम जो है ये मेवाड़ शैली के प्राचीनतम कृति मानी जाती है। मेवाड़ में आपको जो है सिसोदिया वंश के शासकों के द्वारा शासन किया गया। महाराणा प्रताप जो थे मेवाड़ से ही थे, राणा कुंभा मेवाड़ से ही थे, राणा उदय सिंह मेवाड़ से ही थे। और आपको जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की बातें तो हल्दी घाटी का युद्ध और महान देशभक्त महाराणा प्रताप के विषय में जितना भी कम कहा जाए उतना कम है। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न में। ये लेखपाल शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से आपको लॉन्च किया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और बड़ा ही शानदार तरीके से इसमें वीडियो से संबंधित लेखपाल के आपको जो सीरीज है इसे पढ़ाया गया है। जरूर से देखिएगा, अपने रिवीजन को बूस्ट करिएगा। आपका क्या स्थिति है इसका आकलन भी आप अपने आकलन को करने में सक्षम रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया या कहाँ हुआ है? रामायण में, महाभारत में, वेद में या अथर्ववेद में? तो कला
एक संस्कृत में एक कला शब्द पे आपको जो है ऋग्वेद में लिखा गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषानहीन तृष्ण न खादन अपि जीवमान यथा रूपे मृगा सरंते। यानी जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से परे है, ये बातों का जिक्र आपको कला की बातें ऋग्वेद में सर्वप्रथम की गई है। कहां पे? ऋग्वेद में। ये सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है, ठीक ना, प्राचीनतम वेद है, ठीक, और सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा भी वेद है, बड़ा वेद आपको यही है। साथ ही साथ इसके रचनाकार वेद व्यास जो है, वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इसके रचनाकार माने जाते हैं। इसमें आपको कुल मंडलों की संख्या 10 है। मंडल कितने हैं? मंडलों की संख्या आपको 10 है। इसमें मंत्रों की संख्या आपको जो है कितनी है? तो 10,580 है। और आपको सूक्तों की संख्या कितनी है? तो सूक्तों की संख्या 1028 जो है ये सूक्त है। तो ये ढेर सारी बातें आपको जो है इसके विषय में जान सकते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेश घाट पर किए जाने वाले दशामेश्व यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ऐसी बातें आपको कहां पे देखने को मिलता है? ये किस ग्रंथ में या किस पौराणिक कथा में आपको उल्लेख किया गया है? भगवान विष्णु के या ब्रह्मा के या शिव के या देवी काली के? तब आप बताइएगा कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा ये आपको जो है 10 अश्व के बलि का जिक्र किया गया है। दशामेश यज्ञ, दशामेश घाट जो है बनारस में अभी भी है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त था, जो वर्तमान में कहाँ है? तो ये ब्रह्मवर्त बिठूर के पास में आपको स्थित है, ठीक ना। बिठूर जो है ये ब्रह्मवर्त कहाँ है? तो बिठूर। और बिठूर कहाँ है? तो कानपुर में है, कानपुर में बिठूर है। इसी के समीप में वाल्मीकि आश्रम हुआ करता था, ठीक ना। ये बातें हुई। चलिए अगले प्रश्न में, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव के स्थापना कहाँ की जा रही है? तब आप बताइएगा कि आपको मेरठ में, मुरादाबाद में, कानपुर में या आगरा में किस स्थान पर की जा रही है? तो बताइए कि आपको जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम खेल गांव जो है आगरा में स्थापित किया जा रहा है, ठीक ना। ये करंट का भी है और अब पुराना भी हो गया है, लेकिन पहला स्थापित किया जा रहा है। सदगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, बड़ा ही महान और महान राम कथावाचक, महान राम कथावाचक राम गुरु भद्राचार्य, इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये दोनों आंखों से अंधे हैं, ये कुछ नहीं जानते, लेकिन ये 21 भाषा के ज्ञाता है। कितने? 21 भाषाओं के ये ज्ञाता माने जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं ये चित्रकूट में रहते हैं, ठीक ना। चित्रकूट उत्तर प्रदेश में एक इनके द्वारा विकलांग विश्वविद्यालय खोला गया है, जो कि भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है। और इतने विद्वान कि आपको जब जज ने आपको राम मंदिर का फैसला दिया था, तो इनके द्वारा जो बातें कही गई, उन्हीं बातों को आधार भी माननीय जज साहब जो थे इन्होंने माना भी था, ठीक ना। तो रामभद्राचार्य महान विदुषी और श्री राम कथा के महान वाचक, अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। NTA नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है हमारी संस्था की ओर से लगभग आपको 100 घंटे का कोर्स है, जो कि आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए काफ़ी लाभदायक भी है। चूँकि आप सबका पेपर भी जल्द ही होने वाला होगा, और नहीं तो जो दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी ये काफ़ी लाभप्रद रहेगा। चूँकि ये आपको बदलता नहीं है, बाकी चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें कम बेसी होंगी, लेकिन ये वैसे ही रहेगा। जामा मस्जिद जो है संभल, ये संभल का जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? तो संभल का आपको जामा मस्जिद जो है ये किसने बनवाया? तब बताइएगा कि ये जहांगीर ने, अकबर ने, हुमायूं ने या बाबर ने? तो बाबर के द्वारा संभल का जामा मस्जिद बनवाया गया था, ठीक ना। और इन्हीं का आपको जो है कि सेनापति था मीर बाकी, मीर बाकी के द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का, मीर बाकी जो था, मीर बाकी, ये बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है, बाबरी मस्जिद का निर्माण इसी के द्वारा आपको किया गया था। ये इसका सेनापति था, बाबर का सेनापति, बाबर का सेनापति, जो अब जो है
कि बाबरी मस्जिद वहां से हट गया है, थोड़ा सा 3 किलोमीटर या कितनी दूरी पर है, ठीक है ना। आगरा नगर की स्थापना की गई थी बहलोल लोदी द्वारा, फिरोज तुगलक द्वारा, खिज्र खां द्वारा या सिकंदर लोदी के द्वारा। तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किया गया और आपको जो है 1506 ईस्वी में इसे सिकंदर लोदी ने राजधानी बनाई। क्या बनाई? राजधानी बनाई। ये बातें आप सब जाने रहेगा। और बाबर के द्वारा भी ये राजधानी के रूप में रहा। बाबर ने यहाँ पर आराम बाग, बाबर द्वारा आराम बाग का निर्माण बाबर द्वारा कराया गया, ठीक ना। बाबर द्वारा कराया गया, ठीक ना। ये बातें भी याद रखे रहेगा। यहीं पे आपको जो है आगरा में है, आगरा का ताजमहल भारत प्रसिद्ध है, दुनिया के लिए 7 आश्चर्यों में से एक है। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर जो है ये आपको जौनपुर नगर, इसकी स्थापना आपको मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह सरके या सिकंदर लोदी, तब ये बताइएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आपको इसकी स्थापना की गई थी। किसके नाम पर की गई थी? तो आपको जौना खां के नाम पर। और जौना खां के नाम पर। ये जौना खां कौन था? तो ये जौना खां आपको एमबीटी को ही कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां के नाम से भी आपको जाना जाता है और इसी के नाम पर जौनपुर रखा गया था। जौनपुर में आपको जो है इसे पूर्व का सिराज भी कहते हैं। पूर्व का सिराज जो है, सिराज के नाम से इसे जाना जाता है। यहीं पर आपको अटाला मस्जिद जो है यहाँ का बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। और यहीं पे अकबर ने जब दीन ए इलाही जारी किया था तो यहीं का आपको अटाला मस्जिद का मौलवी याजदी जो थे ये अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किए थे, ठीक ना। और ये तालीम का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, ठीक। तो ये बातें भी आप लोग जानते चलिए। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक आपको कौन थे? तो हिंदुस्तान के संपादक जो है ये आपको कौन थे? महावीर प्रसाद जी, पन्नालाल जी या मदन मोहन मालवीय या भारुतेंदु हरिश्चंद्र? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था। ये हिंदुस्तान कहाँ से निकलता था? तो यही प्रयागराज से आपको इसका प्रकाशन किया जाता था। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? गोल किसका? मेजर ध्यानचंद, बाईचुंग भूटिया, पेले या डेविड बेकहम? ये किसका है? तब आप लोग बताइएगा कि ये आपको जो है मेजर ध्यानचंद, ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। हॉकी के जादूगर। और इन्हीं के नाम पर आपको भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। भारत के सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। इनका जन्म इनका प्रयागराज में हुआ था, ठीक ना। प्रयागराज में, कहीं कहीं मेरठ भी देता है, ठीक, लेकिन प्रयागराज में इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था मेजर ध्यानचंद का। नेक्स्ट, यूपी आपको पुलिस जो है शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा पढ़ाया गया है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक भी होगा। एम.के. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन थी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, की टू द वेल्थ। ये आपको कौन सी किताब आपको पहली है? तो हिंद स्वराज जो है ये आपको महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है। जबकि एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रुथ, ये आपको ट्रुथ जो है ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है और गुजराती भाषा में है। किसमें है? गुजराती भाषा में आपको है। ये बातें भी याद रखे रहिएगा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र जोजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है? तो चंदेल वंश की स्थापना जो है, स्थापना किसने की थी? स्थापना आपको नन्नुक के द्वारा किया गया था। नन्नुक के द्वारा किया गया था और उसने बुंदेलखंड को ही जोजाक भुक्ति के नाम से कहा गया है।
चंदेलों की वास्तविक रूप से देखा जाए तो राजधानियां इनके समय समय पर बदली हैं। आपको जो है कि इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थे ये छतरपुर के पास खजुराहो हुआ करती थी, ठीक ना, खजुराहो। लेकिन बाद में इन्होंने ग्वालियर भी चेंज कर लिया था। ग्वालियर के रूप में भी ग्वालियर के किले का निर्माण जो है ये आपको चंदेल शासकों के द्वारा ही किया गया था। चंदेल शासकों के द्वारा ही खजुराहो के मंदिरों का आपको निर्माण जो है चंदेल शासकों के द्वारा ही किया गया था, ठीक ना। धंग जो था इसका सबसे पहला महानतम शासक धंग हुआ करता था, ठीक। नेक्स्ट, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मथुरा के पांचाल, अंग, सूरसेन या मत्स्य, तो इसे सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। और भगवान श्री कृष्ण जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे? तो मथुरा के ही रहने वाले थे। यहाँ का राजा जो था कंस का नाम सुने होंगे। कंस जो थे ये श्री कृष्ण के मामा थे, बड़े ही आपको क्षत्रिय राजवंशीय माने जाते हैं। और ये आपको 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद, ठीक ना, महाजनपद, जनपदों में एक आपको है। ये 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय और आपको भगवती सूत्र में, ठीक ना, भगवती सूत्र में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। भगवती सूत्र जो है ये जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा गया है? तो चेदी जो है ये आपको अवध क्षेत्र को, अंग को, अवंती को या बुंदेलखंड को, तब इस प्रश्न में बताइएगा कि बुंदेलखंड को ही चेदी राजवंश के नाम से जाना गया है। यह राजवंश भी आपको जो है कि आपको उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में, ग्रंथ में आपको चेदी वंश का उल्लेख मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर में दी गई थी? तो काकोरी हत्याकांड के जुर्म में राम प्रसाद बिस्मिल को जो है ये आपको कहा दिया गया था? तो गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था, ठीक ना। गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी। और अस्फाकुल्ला ये किसके जुर्म में? तो काकोरी हत्याकांड, हत्याकांड में इन सभी महानुभावों को, ये चारों लोगों को फांसी काकोरी हत्याकांड में दी गई थी। अस्फाकुल्ला खां पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम जिसे फांसी दी गई, ठीक ना, जिसे फांसी दे गई, ठीक। तो एक को आपको जो है फैजाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को फैजाबाद में, अस्फाकुल्ला खां को इलाहाबाद में, इन सभी जगहों पे इन महानुभावों को आपको फांसी दी गई थी। नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स, इतिहास का, आपको हिंदी का, ज्योग्राफी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राज्य व्यवस्था, सभी आपको किताबें जो है ये मिलेंगी और शानदार तरीके से आप इसे दे सकते हैं। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों में यानी रुहेलखंड और ऊपरी द्वाब में बोली जाती है? तो वह भाषा आपको कौन सी है? तब आप बताइएगा बुंदेलखंडी है, खड़ी बोली है, अवधी है या ब्रज है? तब खड़ी बोली जो है ये आपको रुहेलखंड और ऊपरी द्वाब के क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक ना, ये ऊपरी द्वाब के क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न के रूप में, हाजी वारिस अली शाह का मजार कहाँ है? तो ये हाजी वारिस अली शाह का मजार जो है ये फैजाबाद में, बहराइच में, बाराबंकी में या गोंडा में? तब इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि ये आपको जो है वाजी अली शाह का जो है ये आपको बाराबंकी में है, ठीक ना। ये वारिस अली शाह का मकबरा जो है ये बाराबंकी में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, बड़ा ही जल्दी आप सबके लिए शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू किया गया है। आइए अगले प्रश्न में, आकाश का सबसे चमकदार आपको क्या है? आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी है, बर्नार्ड है, नेबुला है या सीरियस है? तब आप बताइएगा कि आकाश का सबसे चमकीला जो
ग्रह है, तारा है, वो सीरियस है, जबकि प्रोक्सिमा सेंचुरी धरती के सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी को कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? गैस के, तरल पदार्थ के, अशांत बादल के या भूमि के? ये आपको बृहस्पति ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण बातों में आप यह कह सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह जो है ये आपको सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर पांचवा ग्रह है, ठीक ना। सूर्य से दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर आपको जो है आधार पर पांचवा ग्रह माना जाता है। और आपको जो है आंतरिक ग्रहों में बाह्य ग्रह में प्रथम माना जाता है और सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है। इसी का उपग्रह जो है गैनीमीड जो है, उपग्रह गैनीमीड जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह भी कहा जाता है। और आपको ये जो है इसे पीला ग्रह भी कहते हैं, पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको जो है कि इसमें आपको लाल धब्बे क्यों दिखाई देते हैं? तो अशांत बादल के संकेत जो हैं ये लाल धब्बे अशांत बादल के सूचक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? तो वो आपको बुध और शुक्र जो है ये दो ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक ना। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह और आपको शुक्र ग्रह सूर्य के दूसरा सबसे नजदीक का ग्रह माना जाता है। शुक्र जो है इसे सौंदर्य का देवता, भोर का तारा, सांझ का तारा, आपको जो है सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह आदि के नामों से जाना जाता है, ठीक ना। जबकि बुध ग्रह पर सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेता है। ये सब कई बातें महत्वपूर्ण रूप से वीडियो की व्याख्या वाले शानदार पुस्तक आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए काफी फायदेमंद भी है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। आप सबके लिए ये काफी लाभकारी भी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपको दो बसंत विद्युत यानी वर्नल इक्वाक्स के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? तो दो बसंत विषुवत होता है भाई, विषुवत, दो बसंत विषुवत होता है, ठीक है ना, विद्युत नहीं, विषुवत के बीच आपको कितने दिनों का तब बताइएगा? 365 दिनों का आपको अंतराल होता है, ठीक है ना। ये ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है, ऋतु से संबंधित आपको जो है ये एक डायग्राम बनता है। यहाँ पे आपको जो है ये चार चीजें होती हैं। एक बसंत से यहाँ तक का कितना होता है? तो दो बसंत विषुवत के बीच 365 दिनों का अंतर होता है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? टॉलमी था, कोपरनिकस था, इराटोस्थेनीज था, गैलीलियो था। इनमें से कौन सा था? तब बताएगा इराटोस्थेनीज था। और इराटोस्थेनीज को भूगोल का पिता भी कहा जाता है, भूगोल का पिता भी आपको कहा जाता है। गैलीलियो जो है दूरबीन का खोज करता है, दूरबीन का खोजकर्ता, ये गैलीलियो को खोजकर्ता गैलीलियो साहब ही हैं। कोपरनिकस के द्वारा क्या दिया गया था? तो कोपरनिकस ने ही बताया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। ये जानकारी कोपरनिकस के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तब बताइएगा शुक्र जो है ये सबसे गर्म ग्रह है। ये गर्म क्यों है? तो CO2 की मात्रा सर्वाधिक है, ठीक है ना, मात्रा सर्वाधिक, लगभग आपको 97% इसके वायुमंडल में 97% CO2 पाया जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, इसे सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को जो है ये नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है, ये नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप सब जानते हैं और बड़े ही आसानी तरीके से इन सभी का जवाब भी दे सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, सौरमंडल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोपरनिकस ने, जॉर्ज लेमेंटेयर ने, वास्को डिगामा ने या प्रज्ञेवाल्स्की के द्वारा किया गया था? तो सौरमंडल के सर्वप्रथम खोज आपको किसके द्वारा किया गया? कोपरनिकस ने किया। आपको जॉर्ज लेमेंटेयर ने आपको ब्रह्मांड के निर्माण के लिए आपको जो है उसको क्या बोलते हैं, बड़ा अच्छा, ब्लैक होल की सिद्धांत, ब्लैक होल नहीं, ब्लैक होल की घटना, हाँ वही है, ब्लैक होल के सिद्धांत को आपको जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा दिया गया था। कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य स्थित है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। हैली, गेल तथा विल्सन क्या है? ये सब के सब, हैली, गेल और विल्सन जो है ये आपको धूमकेतु के नाम है, ठीक ना, ये धूमकेतु के नाम है, ये सब के सब जो है धूमकेतु हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस तरह आप सबके प्रश्नों के एक शानदार श्रृंखला समाप्त हुए। आप सबका दिन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका रात जो है शानदार बीते, ठीक ना, शानदार तरीके से आपकी रात्रि बीते। जय हिंद, मिलते हैं अगले श्रृंखला में, नमस्कार।